प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की NCERT की पाठ्य पुस्तक प्रश्नावली 1.1। तो इस प्रश्नावली में हमने पहले 2 प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम तीसरा प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान कितना था? तो इसको हल करते हैं। पहले तो हम जो दिया गया है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, वो दिया है 5 डिग्री सेल्सियस, वो लिख लेते हैं। अब मंगलवार को श्रीनगर के तापमान में कितनी कमी होती है? 2 डिग्री सेल्सियस की। तो क्योंकि तापमान में कमी हो रही है, तो इसलिए हम 2 डिग्री सेल्सियस कम कर देंगे सोमवार के तापमान से। इस प्रकार मंगलवार का तापमान आ जाएगा। इसलिए मंगलवार को तापमान होगा, सोमवार का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, कमी हो रही है 2 डिग्री सेल्सियस की, उसमें तो -2 डिग्री सेल्सियस, जो कि बन जाता है 7 डिग्री सेल्सियस। ये पूर्णांकों का योग हमने संख्या रेखा के ऊपर भी सीखा है। और 5 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस कम कर रहे हैं हम संख्या रेखा के ऊपर, तो बाईं ओर चलेंगे 2 कदम। 5 डिग्री सेल्सियस से हम पहुंचेंगे -7 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो ये बन जाता है 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है 7 डिग्री सेल्सियस। इसलिए मंगलवार को तापमान 7 डिग्री सेल्सियस होगा। बुधवार को तापमान में बढ़ोतरी 4 डिग्री सेल्सियस होती है, इसलिए बुधवार को तापमान आएगा जो मंगलवार का तापमान था 7 डिग्री सेल्सियस जमा 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि तापमान में वृद्धि हो रही है। तो जब इनको जोड़ेंगे हम संख्या रेखा के ऊपर भी 7 डिग्री सेल्सियस से 4 कदम हम दाईं ओर चलेंगे, पहुंचते हैं 3 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। या फिर पूर्णांकों को ऐसे जोड़ा जाता है कि विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक हैं, तो हम क्या करते हैं, जब भी विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक होते हैं, साइन को बिना ध्यान में रखे हुए पहले हम इनको घटा लेते हैं 3 डिग्री सेल्सियस, फिर बड़े पूर्णांक के साथ जो साइन होता है वही साइन हम यहाँ उत्तर में लगाते हैं। तो बुधवार का तापमान आ जाता है 3 डिग्री सेल्सियस। अतः मंगलवार को श्रीनगर का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस था और बुधवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस था। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी हमने ज्ञात करनी है। तो यहाँ इसको एक आकृति से, जो आकृति दी है उससे समझते हैं। ये समुद्र तल है जहाँ मूल बिंदु 0 लिखा है, 0 लिखा है बीच में, और ये हवाई जहाज है ऊपर, नीचे पनडुब्बी, समुद्र तल से नीचे पनडुब्बी है। हवाई जहाज इस मूल बिंदु से 5000 मीटर ऊपर है, लेकिन पनडुब्बी इस मूल बिंदु से 1200 मीटर नीचे है, समुद्र तल से नीचे है। तो समुद्र तल को यहाँ मूल बिंदु माना गया है। तो हमने दूरी ज्ञात करनी है, ऊर्ध्वाधर दूरी इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ज्ञात करना है। तो हमें मतलब इस बिंदु को मान लें अगर A, और इस बिंदु को मान लें B, जहाँ हवाई जहाज उड़ रहा है, ये पनडुब्बी की स्थिति को दर्शा रहा है ये बिंदु। तो हम क्या करते हैं, इस मूल बिंदु से ऊपर वाली साइड धनात्मक पूर्णांक लेते हैं और मूल बिंदु से नीचे वाली साइड, जैसे y अक्ष पर x और y अक्ष लेते हैं ग्राफ में भी हम, तो मूल बिंदु से नीचे हम ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे। क्योंकि देखो हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई हमने ली है 5000 मीटर,
पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई ले ली -1200 मीटर। ऋणात्मक चिन्ह केवल यहाँ पर विपरीत दिशा को दर्शा रहा है, इसलिए पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी क्या होगी। अब आपने पढ़ा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो हम मूल बिंदु से इस बिंदु बी की दूरी ज्ञात करेंगे OB, फिर मूल बिंदु से हम OA की दूरी ज्ञात करेंगे। वो पता है, अगर हमें मूल बिंदु से इसकी दूरी है OB है 5000 मीटर और OA है -1200 मीटर, ये विपरीत चिन्ह को दर्शा रहा है केवल। तो AB किसके बराबर आएगा, इन दोनों के बीच की दूरी आएगी OB - OA, जो कि किसके बराबर बन जाता है, OB है 5000 मीटर और OA है -1200 मीटर। तो यहाँ पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी आ जाएगी 5000 नफी 1200 मीटर, जो कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ये बन जाता है 5000 जमा 1200 मीटर, जो कि 6200 मीटर है। अतः पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी 6200 मीटर है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें ये पूछा गया है, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यदि खाते में से निकाली गई राशि को हम ऋणात्मक संख्या से निरूपित करते हैं तो खाते में जमा की गई राशि को हम धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं। खाते में जमा की गई राशि को हमने निरूपित किया 2000 रुपये और खाते में से निकाली गई राशि है रुपयों में 1642, उसको ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया गया है। तो निकासी के पश्चात खाते में शेष राशि जो बचेगी वो बचेगी 2000 जमा नफी 1642। तो ये बन जाता है कितने रुपए, 2000 रुपये माइनस 1642 रुपये, प्लस इंटू माइनस यहाँ माइनस हो जाता है, तो ये बचता है 358 रुपये। अतः निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि बचेगी 358 रुपये। अब अगला प्रश्न यह है छठा प्रश्न। रीता बिंदु A से पूर्व की ओर बिंदु B तक जाती है। यहाँ आकृति में दिखाया गया है, बिंदु A से चलती है रीता पूर्व की ओर 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु B से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम दिशा में चलती है। अब B बिंदु पर पहुंचने के बाद वो विपरीत दिशा में चल पड़ती है 30 किलोमीटर की दूरी। मतलब वो जब विपरीत दिशा में चलेगी तो A बिंदु को भी क्रॉस कर जाएगी और आगे C बिंदु तक निकल जाती है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है B से। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे। बिंदु A से उसकी अंतिम स्थिति को आप किस पूर्णांक से निरूपित करोगे। तो इसका हल है, यहाँ पर ये समझते हैं हम आकृति में। पहले रीता चलती है बिंदु A से पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा इस ओर है A बिंदु से और पश्चिम दिशा इस ओर होगी। पूर्व दिशा ये है, A बिंदु से आगे चलती है वो पूर्व दिशा में और कहाँ 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है B बिंदु तक 20 किलोमीटर। फिर दोबारा वो वापिस हटती है, पश्चिम दिशा की ओर चलती है विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी और पहुंच जाती है C बिंदु के ऊपर। तो संख्या रेखा के अनुसार यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे, हम उसको ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो इसका अर्थ हुआ बिंदु A से B की दूरी है पूर्व दिशा की ओर तय की गई दूरी जो प्लस 20 किलोमीटर है, धनात्मक पूर्णांक। अब बिंदु B से C की दूरी पश्चिम दिशा में तय की गई दूरी माइनस 30 किलोमीटर लेंगे। माइनस 30 किलोमीटर का अर्थ यहाँ केवल 30 किलोमीटर पश्चिम दिशा है, विपरीत दिशा को दर्शाता है। अब बिंदु A से C की दूरी कितनी रहेगी वो ज्ञात करनी है हमने।
देखो पहले ए से सी की दूरी, वो पहले ए से बी की ओर गई 20 किलोमीटर, जमा बी से सी की ओर जाती है वो 30 किलोमीटर पर विपरीत दिशा में। तो हम दोनों दूरियों को जोड़ देते हैं, 20 जमा नफी 30, जो कि बन जाता है नफी 10 किलोमीटर। तो मतलब ए से सी की दूरी आ जाती है नफी 10 किलोमीटर। इसका अर्थ ये हुआ कि रीता की अंतिम स्थिति को बिंदु ए से बिंदु सी तक जो पूर्णांक नफी 10 से निरूपित होता है उससे निरूपित करेंगे हम। अतः रीता अब प्रारंभिक बिंदु ए से पश्चिम दिशा में स्थित है 10 किलोमीटर की दूरी पर। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग बराबर होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। तो यहाँ पर पहला भाग दिया है, इसमें ये मायावी वर्ग है या नहीं इसको देखना है हमने। तो पहले हम क्या करते हैं, पंक्तियों में संख्याओं का योग करते हैं। जैसे पहली पंक्ति है 5 नफी 1 नफी 4, इनका योग जब करेंगे 5 जमा नफी 1 जमा नफी 4, ये बन जाता है 5 जमा नफी 5, नफी 1 जमा नफी 4 हो गए नफी 5, 5 नफी 5 जो कि 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अब दूसरी पंक्ति का योग देखते हैं, इसमें नफी 5 नफी 2 7, इन तीनों का योग करना है। नफी 5 जमा नफी 2 जमा 7, ये बन जाता है नफी 5 जमा नफी 2 हो गए नफी 7 जमा 7, नफी 7 जमा 7 0, विपरीत साइन है घटा देंगे। और यहां भी 0, तीसरी पंक्ति लेते हैं 0 3 नफी 3, तो इनको जोड़ते हैं 0 प्लस 3 प्लस -3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0 जमा 3 3 आ गया, प्लस इंटू माइनस -3, यहाँ पर 3 नफी 3 0 प्राप्त हुआ। अब हमने देखना है स्तंभों का योग। तो प्रथम स्तंभ है ऐसे नीचे को, नफी इधर है 5 नफी 5 0, तो इनको जोड़ते हैं हम 5 जमा नफी 5 जमा 0, ये बन जाता है 5 नफी 5 जमा 0 नफी 5 ही रहेगा, 5 नफी 5 जो कि हो गया 0। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ में देखते हैं हम 1 नफी 2 नफी 3, एक नहीं है नफी 1 नफी 2 3, तो इसका योग करते हैं नफी 1 जमा नफी 2 जमा 3, जो कि नफी 1 जमा नफी 2 होता है नफी 3 जमा 3 0। इसी प्रकार नफी 4 लास्ट तीसरा जो स्तंभ है, नफी 4 7 नफी 3, इनका योग करेंगे तो नफी 4 जमा 7 जमा नफी 3, ये हो जाता है नफी 4 जमा नफी 3 को अगर जोड़ते हैं तो बनेगा नफी 7, और यहाँ 7 है 7 नफी 7, इन दोनों का योग नफी 7 है, नफी 4 और नफी 3 का, तो 7 नफी 7 बराबर है 0। अब देखते हैं, देखो पंक्तियों, सभी पंक्तियों का योग 0 है, सभी स्तंभों का योग 0 है, लेकिन अब हमने देखना है विकर्णों का योग भी अगर 0 प्राप्त होगा तभी ये मायावी वर्ग होगा। दोनों विकर्णों का योग भी अगर 0 प्राप्त होगा। अब हम पहले एक विकर्ण लेते हैं। पहला विकर्ण है 5 नफी 2 नफी 3, इसमें संख्याएं हैं 5 नफी 2 नफी 3। जब इनको जोड़ेंगे हम, ये बनता है 5 जमा नफी 2 जमा नफी 3, तो ये बन जाता है 5 जमा नफी 2 नफी जमा नफी 3, ये बन जाते हैं नफी 2, क्योंकि एक जैसे साइन है, नफी 2 जमा नफी 3 बन गया नफी 5, तो 5 नफी 5 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अब दूसरा विकर्ण लेते हैं हम, नफी 4 नफी 2 0, नफी 4 नफी 2 0, तो नफी 4 जमा नफी 2 जमा 0, जब इनको जोड़ते हैं तो नफी 4 जमा नफी 2 नफी 6 होता है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इस वर्ग में प्रत्येक विकर्ण की संख्या का योग समान नहीं है, बराबर नहीं है, अतः यह वर्ग एक मायावी वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पंक्तियों और स्तंभों की संख्याओं का योग तो बराबर था 0 के, एक विकर्ण का योग भी 0 के बराबर है, लेकिन दूसरे विकर्ण का योग अलग आ जाता है नफी 6 के बराबर, तो इसलिए ये योग बराबर नहीं है सारे, अतः यह एक मायावी वर्ग नहीं है। अब इसका दूसरा भाग करते हैं,
जिसमें ये दिया है एक वर्ग जिसके अंदर संख्याएं लिखी हैं। तो पहले हमने देखना है इसमें प्रत्येक पंक्ति का योग। पहले हम देखेंगे जो पहली पंक्ति है वो है 1, नफी 10, 0। जब इनका योग करते हैं हम तो ये बनता है 1 जमा नफी 10 जमा 0। तो ये बन जाता है प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 1 नफी 10 बराबर है नफी 9। तो योग आ गया नफी 9। अब हम देखते हैं दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति है नफी 4, नफी 3, नफी 2। जब इनको जोड़ते हैं हम नफी 4 जमा नफी 3 जमा नफी 2, तो सारे के सारे ऋणात्मक चिन्ह वाले पूर्णांक हैं। तो नफी 4 जमा नफी 3 हो गए नफी 7 जमा नफी 2 नफी 2। तो नफी 7 नफी 2 बन गया नफी 9। इसी प्रकार अब तीसरी पंक्ति में नफी 6, 4, नफी 7 है। जब हम इनका योग करते हैं तो लिखते हैं नफी 6 जमा 4 जमा नफी 7। तो अब यहाँ जो एक जैसे चिन्ह वाले हैं या विपरीत चिन्ह वालों को अगर जोड़ते हैं हम नफी 6 जमा 4 तो ये घट जाएंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह हैं। और बड़े पूर्णांक के साथ जो चिन्ह है वो लगाते हैं हम नफी 6 जमा 4 घटा देंगे 2, लेकिन चिन्ह इसके साथ माइनस का होगा तो ये आ गया नफी 2 बड़े पूर्णांक के साथ। नफी 2 जमा नफी 7 करते हैं अब तो जमा जब ब्रैकेट खोलेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा नफी 2 नफी 7, जो कि कितना हो जाता है एक जैसे चिन्ह वाले हैं तो जोड़ देते हैं और कॉमन चिन्ह हम लगाते हैं नफी 9। इसी प्रकार अब देखते हैं स्तंभों में संख्याओं का योग। स्तंभ हैं ऐसे ऊपर से नीचे। तो जैसे पहले स्तंभ में है यहाँ पर 1 जमा नफी 4 जमा नफी 6, तो इनको जोड़ते हैं तो यहाँ बनता है अब नफी 4 और नफी 6 एक जैसे चिन्ह वाले पूर्णांक हैं, इनका योग नफी 10 आएगा क्योंकि दोनों का कॉमन चिन्ह लगा देते हैं हम प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस इंटू माइनस माइनस और ये -4 -6 हो जाते हैं -10। लेकिन एक जो है धनात्मक चिन्ह वाला पूर्णांक है 1 नफी 10 हो जाता है नफी 9। तो इस प्रकार हम दूसरे स्तंभ का योग करते हैं नफी 10 जमा नफी 3 जमा 4। तो नफी 10 जमा नफी 3 जमा 4 ये बन जाता है नफी 10 जमा नफी 3 हो गए नफी 13, क्योंकि एक जैसे चिन्ह वाले पूर्णांक हैं दोनों को जोड़ देंगे और कॉमन चिन्ह इनका लगाते हैं हम प्लस इंटू माइनस माइनस ही है, यहाँ भी माइनस -10 -3 -13 जमा 4। अब विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक हो गए नफी 13 और जमा 4। तो अब यहाँ घटाना पड़ेंगे और बड़े पूर्णांक के साथ जो चिन्ह है वो लगाएंगे हम माइनस का, घटा देंगे, घटाकर आता है 9, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का तो -9 आता है। इसी प्रकार अब हम तीसरे स्तंभ का योग करते हैं, उसमें 0 नफी 2 नफी 7 इनको जोड़ते हैं 0 प्लस -2 प्लस -7। तो ये बन जाता है देखो जो एक जैसे चिन्ह वाले पूर्णांक हैं नफी 2 और नफी 7 हैं, ये बन जाएंगे नफी 9 0 नफी 9 जो कि नफी 9 होता है। अब विकर्णों में संख्याओं का योग करेंगे हम। विकर्ण हैं यहाँ पर 1 नफी 3 नफी 7। पहले विकर्ण का योग करते हैं तो यहाँ 1 जमा नफी 3 जमा नफी 7। तो एक तो धनात्मक चिन्ह वाला पूर्णांक है, लेकिन नफी 3 और नफी 7 ऋणात्मक चिन्ह वाले हैं। ऋणात्मक वाले इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब नफी 10 बन जाएंगे। 1 नफी 10 हो जाता है नफी 9। इसी प्रकार अब हम दूसरे विकर्ण का योग ज्ञात करेंगे। ये है 0 नफी 3 नफी 6। 0 जमा नफी 3 जमा नफी 6। अब ये बन जाता है क्योंकि ये एक जैसे चिन्ह वाले पूर्णांक है नफी 3 और नफी 6 जोड़ देंगे और कॉमन चिन्ह लगा देते हैं। तो 0 नफी 9 जो कि बन जाता है नफी 9। तो यहाँ आपने देखा कि सभी पंक्तियों का योग नफी 9 है और सभी स्तंभों में संख्याओं का योग भी नफी 9 है। सभी विकर्णों में संख्याओं का योग भी आप देख रहे हैं नफी 9 आ रहा है।
इस वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग 1 बराबर है -9 के बराबर है, अतः यह वर्ग एक मायावी वर्ग है। अब हम जो अगला प्रश्न है उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।